Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn visual display. Visual display means graphs and diagrams. विजुअल डिस्प्ले जो है विजुअल डिस्प्ले को हम डिवाइड करते हैं ग्राफ्स एंड डायग्राम में। ग्राफ्स एंड डायग्राम। डायग्राम इसमें आता है बार चार्ट, पाई चार्ट, etc। ग्राफ्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। इसमें हम फ्रीक्वेंसी के ग्राफ पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो ग्राफ्स हैं, एक है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। और एक ग्राफ हम और पढ़ेंगे दैट्स नॉट बिलोंग टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नेम इज हिस्टोग्राम। It's not belong to the family of frequency distribution graphs. So graph क्या चीज है? It is the representation. It is the representation. It is the representation of data by continuous curve. And what is diagram? It is 2 or 3 dimensional form of visual representation of a data set. ग्राफ्स में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी ग्राफ relating to frequency distribution. Number 1 is histogram. A histogram consists of adjacent rectangles whose bases are marked off by class boundaries. Whose bases are marked off by class boundaries and whose heights represent the associated frequencies in each class. Example:
classes 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7. These are the three classes, and their associated frequencies are 1 to 1. So this is a frequency distribution. Now we have to construct a frequency histogram. Now we will construct here a frequency histogram. That is, according to the definition, a histogram consists of adjacent rectangles whose bases are marked off by class boundaries. So we need class boundaries here. Class boundaries. Class boundaries हम किस तरह मालूम करेंगे? We have learned the methodology. Just consider these two adjacent classes. क्लास नंबर 1 की हम लेते हैं अपर क्लास बाउंड्री और क्लास नंबर 2 की हम लेते हैं लोअर क्लास बाउंड्री. क्या करें? जो क्लास नंबर 2 है इसके अपर क्लास लिमिट से आप सब्ट्रैक्ट करें लोअर क्लास लिमिट. हम क्लास बाउंड्रीज मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या लेते हैं? फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को कंसीडर करते हैं. दीज आर द टू consecutive classes, so we consider only the upper limit in first class and lower limit in the next class and subtract from this lower limit the upper limit of the preceding class. So this is equal to 4 minus 3 equal to 1, and 1 को then divide this 1 by 2, you will get 0.5. अब क्या करें? इस 0.5 को आप subtract करें इस लोअर क्लास लिमिट से और इस अपर क्लास लिमिट्स के साथ ये 0.5 ऐड करें. तो इसके साथ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 से, तो ये अब 2 minus 0.5 इट इज 1.5 और 3 के साथ 0.5 जब ऐड करते हैं इट्स बिकम 3.5. सो क्लासेस में अब देखें, क्लासेस में कंटिन्यूटी नहीं है. क्लासेस में 2 to 3, 3 से फिर जंप करते हैं 4 में, 4 to 5 यहाँ कंटिन्यूटी है, फिर 5 से जंप करते हैं 6 में, 6 to 7. सो दरमियान में ब्रेक्स है. लेकिन जब आप क्लास बाउंड्रीज को देखें तो उसमें ऐसे ब्रेक्स नहीं है. आप कहाँ से शुरू करते हैं? 1.5 से 3.5. नेक्स्ट क्लास जो है उसी फिगर से शुरू हो जाता है 3.5 to 5.5 और नेक्स्ट क्लास अगेन 5.5 to 7.5. सो क्लास बाउंड्रीज आर द प्रिसाइज नंबर व्हिच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास. सो हियर वी हैव द कंटिन्यूटी. वी नीड क्लास बाउंड्रीज ऑन द एक्स एक्सिस. वी नीड क्लास बाउंड्रीज ऑन द एक्स एक्सिस. हमने डेफिनेशन में बयान किया है कि हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल. एडजेसेंट रेक्टेंगल क्या चीज़ है? ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है. अगर ये दूसरा रेक्टेंगल बन गया तो ये दो रेक्टेंगल जो है इसको हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट रेक्टेंगल. अगर हम एक तीसरा रेक्टेंगल बनाएं इनके साथ, लेकिन ये रेक्टेंगल ये तीसरा देखिए इसके दरमियान स्पेस है तो ये एडजेसेंट नहीं है. तो डेफिनेशन में है कि consist of adjacent rectangle whose bases are marked off. This is the base of this rectangle and this is the base of this rectangle. ठीक है, इसके बेसिस जो है इसको ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? क्लास बाउंड्रीज रिप्रेजेंट करता है. तो जब अब हम ये रेक्टेंगल यहाँ लेके इधर ले आते हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस पे आप क्लास बाउंड्रीज लेंगे. तो क्लास बाउंड्रीज फर्स्ट क्लास के लिए क्या है? 1.5 to 3.5, 1.5 to 3.5 और फिर 3.5 से आपके साथ है 3.5 से दूसरा क्लास है 5.5, तीसरा क्लास 5.5 से 7.5. So this is the class boundaries. And at y-axis we will represent the associated frequency in each class. इस क्लास में associated frequency ये है, इस क्लास में associated frequency ये है, इस क्लास में associated frequency ये है. तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, तो हम 2 को कवर करेंगे. y एक्सिस पे हम क्या करेंगे? क्या लेंगे? y एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी. तो 2 को हम कवर करेंगे 1 and 2. So maximum frequency is covered over here, so we don't go further. We don't need 3. Now we just plotting this. But we just plotting this histogram by adjacent rectangles. तो 1.5 to 3.5 इस क्लास बाउंड्रीज में हमारे साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? 1 है. 1.5 to 3.5 फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसके सामने बिल्कुल आएंगे और इस तरह एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे. तो इस तरह हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका हाइट क्या है? 1 है, इसके ऊपर हम लिखते हैं 1. इस तरह दूसरा क्लास बाउंड्री जो है दूसरे क्लास की जो क्लास बाउंड्रीज है वो ये है और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है. तो इस हम 2 के सामने जाएंगे और ये 3.5 to 5.5, 3.5 to 5.5 इस तरह हम मूव करेंगे
and so this is another rectangle, so its frequency is 2, and in third class 5.5 to 7.5 the frequency is 1. 5.5 to 7.5 the frequency is 1, so we will move here in this way. The height is now 1 here. So this shape is called histogram. This shape is called histogram. This is histogram. The second one is frequency polygon. Frequency polygon ये क्या चीज है? It can be obtained by joining the midpoints of the top of the rectangle, tops of each midpoints of the top of each rectangle. ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसमें क्या है, हम जो हिस्टोग्राम हमने बनाया है इसमें जो एडजेसेंट रेक्टेंगल है इसकी जो हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है, इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ये है, इस रेक्टेंगल का जो मिड पॉइंट है वो ये है, टॉप ऑफ मिड पॉइंट, और इसका टॉप, इस रेक्टेंगल का टॉप जो है वो ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। क्या करें आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करें, इस लाइन को मिलाए, इस लाइन को मिलाए और नीचे आप आ जाए, ये लाइन बनाए तो ये जो कर्व आपके साथ बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व, smoothing of a frequency polygon is called a frequency curve. A frequency curve. अब क्या करें, इसको स्मूथ करें, इसको इस तरह एक स्मूथ लाइन इससे गो थ्रू करें तो ये जो आप स्मूथ ग्राफ आपके साथ आ जाता है, इस स्मूथ लाइन को हम क्या कहते हैं? स्मूथ लाइन को हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कर्व। So it is a frequency curve. The last one is histogram. It is the graph obtained for a time series data टाइम सीरीज डेटा क्या चीज़ है? अगर आप डिफरेंट टाइम पॉइंट पर एक डेटा को लेते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। डेटा कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा। तो इट इज़ द ग्राफ ऑब्टेन्ड फॉर अ टाइम सीरीज डेटा। सिंपल एक टाइम सीरीज डेटा जो है हम लेते हैं। टाइम सीरीज डेटा कुछ इस तरह है, ये ईयर्स है 2013, 2014, 2015 एंड 2016। इसमें हम गोल्ड प्राइसेस लेते हैं। 2013 में फॉर एग्जांपल गोल्ड प्राइसेस 30,000 है, फिर ये जंप कर जाते हैं 40,000 को, फिर ये 35,000 पे आ जाते हैं और फिर लास्टली वो 60,000 पर चले जाते हैं। तो दिस इज प्राइसेस ऑफ गोल्ड 30,000, 40,000, 35,000, 60,000। अब हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरह बनाएंगे? जस्ट आप एक्स एक्सिस ले लें, एक्स एक्सिस पर आप टाइम ले लें, ईयर्स ले लें। तो ये है ईयर्स हमारे साथ 2013, 2014, 2015 एंड 2016। वाई एक्सिस पे आप डेटा ले लें, मिनिमम जो है 60, मैक्सिमम प्राइस जो है हमारे साथ क्या है? 60,000 है। तो हम इस तरह करते हैं, ये हमारे साथ
30,000, 40,000, 50,000 एंड 60,000। आखिरी जो मैक्सिमम पीरियड है 60,000 को हमने वाई एक्सिस पर कवर किया। तो वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, हमने प्राइसेस लिए, प्राइसेस, वी डिस्प्ले प्राइसेस ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने प्राइसेस को डिस्प्ले कर दिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे। 2013 में 30,000 प्राइस है, तो 30,000 के आगे बिल्कुल आज के पैरेलल आप जाएंगे और वर्टिकल लाइन जो है हम इस पॉइंट से ड्रा करेंगे पैरेलल से 2013 पर। तो ये एक पॉइंट आपके साथ आई है। फिर ये 40,000 तक इंक्रीज हो गए 2014 में। 2014 में ये 40,000 में चले गए। फिर 15 में ये 35,000 पर आ गए। ये 30 और 40 तो 35 इसके मिड में आ जाता है 35,000 और इसके सामने अब बिल्कुल तो ये बन गया। और फिर 2016 के लिए ये 60,000 में ये प्राइसेस चली गई। तो 60,000 के आगे हम जाएंगे बिल्कुल इस तरह। और now we will connect these lines. So this graph is called time series histogram. This graph is called histogram. It is histogram, and histogram is a graph obtained for frequency distribution, and this is a graph obtained for time series data. So this is histogram. observe करो। It is a graph obtained by plotting the cumulative frequency by plotting the cumulative frequency against the lower or upper class boundaries. It is called Ogive curve. Ogive curve are of two types. One is less than Ogive, curve. It is a graph obtained by plotting the less than type cumulative frequency against the lower class boundaries. Less than Ogive curve. It is a graph obtained by plotting the less than type cumulative frequency against the lower class boundaries. अगर आप less than type cumulative frequency को against the lower class boundaries प्लाट करते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, less than Ogive curve कहते हैं। अब क्या करेंगे, x एक्सिस पर आप लोअर क्लास बाउंड्रीज लेंगे और y एक्सिस पर आप जो है वो करस्पॉन्डिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। मोर देन Ogive curve में हम क्या करते हैं, इट इज द ग्राफ, इट इज सेम थिंग बट वी प्लॉट द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज। मोर देन Ogive में हम अपर क्लास बाउंड्रीज को एक्सिस पर लेते हैं और करस्पॉन्डिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्लॉट करते हैं। और लेस देन Ogive में हम क्या करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट हम जो है लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। तो अभी हम एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। हम इसके लिए ये एग्जांपल है, क्लासेस हैं 2 to 3 4 to 5 2 6 2 7 1 2 1। इसके लिए हम दो कर्व बनाएंगे, एक लेस देन Ogive कर्व, एक जो है मोर देन Ogive कर्व। तो पहले हम लेस देन Ogive कर्व बनाते हैं। तो चूँकि जब हम Ogive कर्व प्लॉट करेंगे तो उसके लिए लोअर क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत है
और जब हम मोर देन गिव बनाएंगे तो उसके लिए अपर क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत है, तो लिहाजा हम यहाँ क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्री हम किस तरह बनाएंगे, इन दो क्लासेस को कंसिडर करेंगे, दो कंसेक्टिव 2 to 3 4 to 5, इसका हम अपर लिमिट लेंगे और इसका नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट। और हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से हम पिछले क्लास की अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट करते हैं। यू विल गेट 1, इस 1 को डिवाइड बाई 2 करें, इट इज़ 0.5 को आप इस लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करें और इस अपर क्लास लिमिट के साथ आप ऐड करें। इससे आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इस 1.5 3 के साथ ऐड करें 3.5, इससे सब्ट्रैक्ट करें 3.5 and 5.5 and it is 5.5 and 7.5. So these are the class boundaries. Now we are free to plot the frequency. Now we need cumulative frequency. Two type of cumulative frequency we need. One is less than type cumulative, less than type CF. लेस देन टाइप CF जो है हम प्लाट करेंगे, बनाएंगे। इससे हम लेस देन टाइप इस तरह बनाएंगे, ये तरीका है लेस देन टाइप का। ये 1 है, ये इधर लिख के 1, इसके साथ 2 ऐड करें, इसके साथ ये 2 ऐड करें 3 बन जाएगा, 3 के साथ 1 ऐड करें 4 बन जाएगा। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी और ये बराबर आ गए। इट्स मीन दैट योर लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन इज करेक्ट। अब हम मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या तरीका है, इसमें हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, नीचे वाले से स्टार्ट। 1 जो है इधर लिखते हैं, जिस तरह हम 1 इधर हमने स्टार्ट लिया था और नीचे हमने जमा किया था। अब हम क्या करें, नीचे से हम जमा करेंगे। ये 1 इधर लिख लिया, इसके साथ 2 हम जमा करते हैं, 3 के साथ 1 4। सो रिवर्स प्रोसेस है, मोर देन टाइप में रिवर्स प्रोसेस है। अब हम इससे 2 ग्राफ बनाएंगे। इससे हम 2 ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ जो है मोर देन है, मोर देन OJF करो, और दूसरा है लेस देन OJF करो। सो मोर देन में हम क्या करते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, मोर देन OJF में अपर क्लास बाउंड्रीज। तो अपर क्लास बाउंड्रीज हमारे साथ क्या है, ये है, देखो दिस इज अपर क्लास बाउंड्रीज। तो ये 5.5 3.5 5.5 एंड 7.5 हम फ्रीक्वेंसी पर प्लाट करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे साथ 3.5 टू 5.5। 3.5 के लिए अपर क्लास बाउंड्रीज जो है हम लेते हैं और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम प्लाट करते हैं। तो मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पर हम ये लेते हैं। तो मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम जो है वो क्या है, 4 है। तो हम इस तरह 1 2 3 4 इस तरह हमने स्केल बनाया। यहाँ वाई एक्सिस पर हम लेस देन टाइप क्युमुलेटिव लेंगे और सेम स्केल 1 2 3 एंड 4, बिकॉज मैक्सिमम इन द लेस देन टाइप इज़ 4 एंड मैक्सिमम इन द मोर देन टाइप इज़ 4। और एक्स एक्सिस पर हम लोअर क्लास बाउंड्रीज लेंगे। तो लोअर क्लास बाउंड्री ये है, ठीक है, 1.5 3.5 एंड 5.5। अब क्या है, सिंपली फ्रीक्वेंसी प्लाट करें। 3.5 के अगेंस्ट ये क्या है, अपर क्लास बाउंड्रीज है, अपर क्लास बाउंड्रीज ये 3.5 इसके अगेंस्ट जो है आप मोर देन टाइप क्युमुलेटिव इस कॉलम में आ जाए। तो 3.5 के सामने जो है 4 है। तो यहाँ 1 2 3 4 और 3.5 के अगेंस्ट, तो ये 1 पॉइंट इधर आ जाएगा। फिर 5.5 है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी 3 है। तो 3 के सामने आप चले जाएं और इस तरह ये, और फिर 7.5 है। 7.5 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे साथ क्या है, 1 है। तो 1 के सामने 7.5। सो दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। एंड दिस कर्व इज कॉल्ड मोर देन OJF बिकॉज upper class boundaries because upper class boundaries are there on x axis। और here क्या है, lower class boundaries है, lower class boundaries है। y axis पर आप प्लाट करें, lower class boundaries ये है 1.5 3.5 5.5।
और लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव का कॉलम ये है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव कॉलम 1 3 4, तो ये कॉलम और ये कॉलम हम प्लाट करेंगे। तो 1.5 के सामने 4 है, सॉरी 1.5 के सामने 1 है, 1.5 के सामने 1 है, और 3.5 के सामने जो है वो क्या है 3 है, और 5.5 के सामने जो है वो क्या है 4 है। तो ये सो दिस इज लेस देन ओजिव, लेस देन ओजिव, इट इज लेस देन ओजिव है, और ये क्या है मोर देन ओजिव। थैंक्स, दैट्स ऑल।